हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आए हैं। और मेरे भाई 17वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 10 के बाद में 24 के बाद में 52 के बाद में 108 और 108 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3 के बाद में दिया गया है 10, तो 3 से 10 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से आगे कितना बन रहा है 24, तो 10 से 24 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 10 और 14 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 52, तो 24 से 52 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें +28 कर दें तो 24 और 28 मिलकर बन जाएगा 52। फिर देखिए 52 से कितना बन रहा है 108 है, तो 52 से 108 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें +56 कर दें तो 52 और 56 मिलकर बन जाएगा 108 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 108 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या ये क्या, सबसे पहले +7 है, उसके बाद में +14, उसके बाद में +28, उसके बाद में +56 है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 बन जाएगा कैसे, यदि हम 7 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 7 का 2 गुना बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 28, तो 14 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 56, तो 28 से 56 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 28 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 28 का 2 गुना होता है 56। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 56 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई 56 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का 2 गुना हुआ है तो यहाँ पर हम 56 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 56 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 56 का 2 गुना होता है 112। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 108 के अंदर क्या कर दें इस 112 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 108 के अंदर क्या कर दें 112 को ऐड कर दें तो यहां पर कितना बन जाएगा,
मेरे भाई यहाँ पर 108 और 112 मिलकर बन जाएगा 220, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 220। और ध्यान से देखिए 220 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के किस अंग में मास्टर ग्रंथि स्थित होती है? तो मेरे भाई याद रखना मास्टर ग्रंथि भी मानव शरीर के मस्तिष्क अंग में स्थित होती है। और जो ये पीयूष ग्रंथि है इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 85 का संबंध है 15 के साथ में, उसी प्रकार से 105 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा? तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 85 से यहाँ पर 15 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 85 से यहाँ पर 15 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 105 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 85 से यहाँ पर 15 लाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई इस 85 को 5 से किया गया है भाग। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 17, ठीक है। और यदि हम इस 17 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 15। और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि 85 से 15 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 85 को 5 से भाग किया गया है। 85 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 में से -2 करके यहाँ पर लिखा गया है 15। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 105 के अंदर है, और 105 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 105 को क्या कर देंगे, हम 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 105 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 21 है। और मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 21 में से भी क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 21 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 19, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 19 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस
मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मेरे भाई मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया जाए और वास्तविक समय आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमें समय दिया गया है 10:40 और हमसे पूछा गया है कि वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, इस 11:60 में से 10:40 को घटा देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 11:60 में से 10:40 को घटा देंगे तो यहां पर देखिए मेरे भाई देखिए यदि हम 60 में से 40 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 20 और 11 में से 10 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 1। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय होगा 1:20। अब हमें देखना है कि 1:20 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 1:20 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि स्तनधारी, कुत्ता और मनुष्य इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं, पहला शब्द है स्तनधारी, दूसरा शब्द है कुत्ता और तीसरा शब्द है मनुष्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे स्तनधारी और कुत्ता के बीच में। क्या स्तनधारी और कुत्ता के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर स्तनधारी और कुत्ता के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो कुत्ता है ये मेरे भाई स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कुत्ता और मनुष्य के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कुत्ता और मनुष्य इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर कुत्ता और मनुष्य के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि कुत्ता अलग होता है और मनुष्य अलग होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्तनधारी और मनुष्य इन दोनों के बीच में
रिलेशन देखेंगे तो क्या स्तनधारी और मनुष्य इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, स्तनधारी और मनुष्य के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मनुष्य है ये भी किसके अंदर आता है? स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द हो गया स्तनधारी। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए? स्तनधारी के लिए। फिर देखिए स्तनधारी के बाद में शब्द है कुत्ता। क्या कुत्ता और स्तनधारी इनका आपस में रिलेशन है? तो हाँ सर, जो कुत्ता है ये स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। तो दूसरा आरेख हम बना देंगे कुत्ता का किसके अंदर? स्तनधारी आरेख के अंदर है। उसी प्रकार से तीसरा शब्द है मनुष्य। तो मनुष्य का कुत्ता और स्तनधारी के साथ में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मनुष्य का कुत्ता के साथ में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मनुष्य का स्तनधारी के साथ में रिलेशन है। यानी कि मनुष्य भी क्या है? एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। तो मेरे भाई मनुष्य का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर? स्तनधारी आरेख के अंदर है। तो यहां पर हम बना देंगे मनुष्य का आरेख है। और मेरे भाई यहां पर देखिए कुत्ता और मनुष्य दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन तत्व की कमी से, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व की कमी से, ऑप्शन सी है फास्फोरस तत्व की कमी से, और ऑप्शन डी है आयोडीन तत्व की कमी से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि आयोडीन तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी है हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी है गलनांक बिंदु के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है मेंडुला, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुर्दे या फिर हम बोल सकते हैं कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई हमने इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करने का प्रावधान है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर है, ऑप्शन बी है क्रायोमीटर है, ऑप्शन सी है पायरोमीटर है और ऑप्शन डी है टेकोमीटर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम है, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटते हैं तो उससे मलेरिया रोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन बी है विवर्तन के कारण है, ऑप्शन सी है परावर्तन के कारण है और ऑप्शन डी है अवशोषण के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन सी है वसा संश्लेषण का और ऑप्शन डी है श्वसन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्नलिखित में से आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन है, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर है, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड है और ऑप्शन डी है ओम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी1 में, ऑप्शन बी है विटामिन बी2 में, ऑप्शन सी है विटामिन बी7 में और ऑप्शन डी है विटामिन बी12 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैथ और रीजनिंग को हमने फुल सॉल्यूशन के साथ में कवर किया है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई ये पीडीएफ सेट लेने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम तक हम इन 25,000 क्वेश्चनों को आपको क्लास के माध्यम से तैयार नहीं करवा पाएंगे, इसलिए आपको इसको पहले से लेकर रखना है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का यूरोप से व्यापार सुएज नहर द्वारा होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।